सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ में करंट अफेयर्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें अपडेट्स लगातार होने चाहिए और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर करता हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो G7 है। G7 के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये G7 का जो टॉपिक है ये आपके जो मेंस एग्जामिनेशन है GS, जो सेकंड पेपर है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके लिए इम्पोर्टेंट है GS सेकंड पेपर के लिए। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कुछ प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी कवर होंगे आपके। तो उस तरीके से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको इस टॉपिक के बारे में जितने भी डायमेंशंस हैं सब मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपके मेंस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में आपके लिए कवर हो गई है। तो G7 के बारे में जो भी डायमेंशंस आपको जानना चाहिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सबको कवर करूँगा। तो G7 क्या है? तो ये इसका नाम है G7, मतलब है द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, पहला पॉइंट है कि द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज मतलब 7 देशों का एक समूह है। अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस, मतलब पूरी दुनिया के जो डेवलप और धनी देश हैं उनका ये समूह है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 7 डेमोक्रेसीज, दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित, डेवलप्ड और जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है या ताकतवर इकोनॉमी है, ये उनका समूह है। और एक अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना चाहिए, वो ये है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये अंतर सरकारी संगठन है। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसा ऑप्शन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो देश हैं, इन देशों का ये जो ग्रुप है ये इनफॉर्मल ब्लॉक है ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी। ये जो औद्योगिक देश हैं उनका ये इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये एक अनौपचारिक संगठन है। अब यहां पे सबसे खास बात है कि ये जो संगठन है, ये जो ग्रुपिंग है G7, ये G7 जो ग्रुपिंग है ये पूरी दुनिया का 50% GDP, जो 50% ग्लोबल GDP है, वो इनका अगर हम GDP देखेंगे तो 50% है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं सबको मिला के। और अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ये पूरी दुनिया का 10% जनसंख्या इन देशों में रहती है। कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि ये दुनिया के का जो आधा GDP है, 50% GDP है, उसको डिसाइड करते हैं ये। और G7 जो ग्रुपिंग है वो हमेशा जो है हर साल एनुअली मिलता है, इनकी मीटिंग होती है और ये ग्लोबल इश्यूज, जो ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं उन पर ये मिलते हैं। इस बार जो मीटिंग हुआ है ये 48वां मीटिंग था, ये 48वां समिट था, एनुअल समिट था ये 2022 का, 2022। और ये जो समिट हुआ है ये जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में ये जो समिट हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये जो समिट हुआ है ये हुआ है बवेरियन आल्प्स के स्लास एल्मू में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी में। और इसके जो चेयरमैन थे इस बार की मीटिंग में, वो जर्मनी की अध्यक्षता में या उनके चेयरमैनशिप में हुआ है ये मीटिंग। G7 कंट्रीज कौन हैं? ये वो देश हैं जिनकी अपनी कम्युनिटीज वैल्यूज,
मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी अपनी कम्युनिटीज वैल्यूज हैं। क्या होता है, आसान भाषा में अगर हम समझें, सिंपल लैंग्वेज में, तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन कॉन्सेप्ट्स पे ये कंट्रीज जो है चलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि द G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। इनके पास कोई एक फॉर्मल संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और कोई फिक्स इनका एक हेडक्वार्टर नहीं है। महत्वपूर्ण बात है प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एनुअली मिलते हैं, वार्षिक रूप से ये मिलते हैं हर साल, और इनके लीडर्स के द्वारा जो डिसीजंस लिया जाता है वो नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसका ओरिजिन समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ओरिजिन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे G6, फिर उसके बाद हम देखेंगे G7, और उसके बाद हम देखेंगे G8, और उसके बाद हम देखेंगे फिर से G7। तो देखिए ये जो है क्या है, इसको हम समझेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो 1975 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ G6 का। इसकी फर्स्ट मीटिंग 1975 में हुई थी। G6 के नाम से जाना जाता था ये ग्रुपिंग। G7 में अगर आप देखेंगे तो जो कनाडा है ये 1976 में इसमें ऐड हो गया, 1976 में, और G7 बना। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो रशिया है, राइट, वो 1998 में रशिया जो है 1998 में रशिया इसका मेंबर बना। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 2014 में 2014 में रसिया जो है इसको बाहर कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया। अब क्यों किया गया? तो आपको पता होगा कि जो क्रीमिया है, ठीक है, क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था, रशिया ने अपने हिस्से में कवर कर लिया, या अपने कह सकते हैं क्रीमिया को जो है वो मिला लिया रशिया में। तो इसलिए जो है इसको 2014 में क्या किया गया, रशिया को बाहर कर दिया गया, किससे? G8 से। तो G8 फिर क्या कहा जाने लगा? G7। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये महत्वपूर्ण है। जो हमने देखा G7 का जो ओरिजिन है वो हमने देखा। अब हम इसके सदस्य देशों की बात करेंगे, मतलब मेंबर कंट्रीज की बात करेंगे। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, तो मेंबर कंट्रीज में आप देखेंगे, साथ में मैं एनालिसिस भी करता जाऊंगा। तो इसमें आप देखेंगे फ्रांस जो है इसका मेंबर है। दूसरा हम देखेंगे वो जर्मनी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सदस्य नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है इटली है। चौथा जो है इटली के बाद फिर आप देखेंगे यूके है और कनाडा है। यूके, कनाडा है, और छठवां जो है वो आपका यूएसए है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे जापान।
अब देखिए यहाँ पे एक एनालिसिस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एनालिसिस ये है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं सब वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, ठीक है, पाश्चात्य जगत के देश है ये पूरे। जापान पाश्चात्य जगत का देश नहीं है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, ये कुछ अलग है। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, इसमें एक और एनालिसिस है कि जितने भी कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान उनसे अलग है लेकिन सदस्य है। ये जो अपना पूरा अर्थ है, आप देखिए उस अर्थ में ये जो इक्वेटर है, राइट, इधर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप अगर इस चीज को देखें, नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि इसमें सदर्न हेमिस्फीयर से कोई भी कंट्री इसमें नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी देश इसका सदस्य नहीं है। अब ये बात क्या है, इस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके लीडर्स भी इसमें, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कौन कौन सा है, जैसे आपका ईयू है, जैसे आपका ईयू है, यूरोपीय यूनियन है, जैसे आपका आईएमएफ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे डब्ल्यूटीओ है, जैसे यूएन है, राइट, उसके बाद डब्ल्यूएचओ। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर हम 48 जो अभी 48 मीटिंग हुआ है उसकी अगर हम बात करें, उस पर अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे, तो हमने इसके मेंबर्स की चर्चा की, आपके साथ डिस्कशन किया। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो G7 ग्रुपिंग है, G7 जो ग्रुपिंग है, उस G7 में आप देखेंगे कि जो कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं, राइट, मतलब उत्तरी गोलार्ध के हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध जो है, उसके जो कंट्रीज हैं, राइट, उसके जो देश हैं, इनको यहाँ पे क्या किया गया, आमंत्रण दिया गया, मतलब इनविटेशन दिया गया। समझ आया आपको? मतलब ये क्या थे, ये इनवाइटी थे, मतलब इनको आमंत्रण दिया गया था कि आइए आप G7 की समिट में पार्टिसिपेट कीजिए इस साल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंडिया लगातार जो है रेगुलरली, इंडिया जो है, भारत जो है, वो लगातार G7 की जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट करता है, जबकि भारत इसका सदस्य नहीं है। तो लगातार रेगुलर जो है रूप से भारत जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बार अगर आप देखेंगे कि जो हमारे कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं दिल्ली के, इंडिया के, वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यूक्रेन क्राइसिस को लेके हमारा स्टैंड कुछ अलग है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो प्रेजेंस है आप देख सकते हैं लगातार बना हुआ है। तो इसमें इस बार कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो हम देखेंगे अर्जेंटीना है, एक तो अर्जेंटीना है, इस देश ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद इंडोनेशिया है, इंडोनेशियन इसमें इसको आमंत्रण दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था। उसके बाद देखेंगे आप वो सेनेगल है, अब सेनेगल के जो प्रेसिडेंट है वो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो इनवाइटेड थे वो थे साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। यहां आप देखेंगे कि इस समय यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो गया, एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, फर्टिलाइजर्स की कमी है। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के देश जो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, G7 कंट्रीज ने इन कंट्रीज को बुलाने के पीछे मुझे लगता है कि ऐसा उद्देश्य है कि कहीं पूरी दुनिया के लोग उनको ब्लेम न करें,
इसलिए इनका समर्थन मिल जाए, इनका सपोर्ट मिल जाए, इस उद्देश्य के साथ इनको गेस्ट ग्रुप में शामिल किया गया, और ताकि रूस पे मतलब रूस का मतलब रशिया पर दबाव बनाया जा सके, कंट्रीज को विश्वास में, कॉन्फिडेंस में लिया जा सके। और जैसा कि आपको पता होगा कि रूस और चाइना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस और चाइना, रशिया और चाइना जो है, दोनों ही जो है, ये एक ट्विन चैलेंजेस हैं। किसके लिए? G7 कंट्रीज के लिए। जो G7 कंट्रीज हैं, इनके लिए दो अभी चैलेंजेस हैं, एक तो रशिया है और एक चाइना है। इनको हम ट्विन चैलेंज कह सकते हैं, ठीक है। अभी ट्विन चैलेंजेस क्यों हैं? क्योंकि जैसा कि पता होगा आपको कि चीन का डोमिनेंस काफी बढ़ता जा रहा है, और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस मीटिंग में चाइना को नहीं बुलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, उसके डोमिनेंस को कम करना है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि चाइना जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है, चाइना का जो कह सकते हैं एक्सपेंसिव मैरीटाइम क्लेम्स उसके जो हो रहे हैं, चाइना लगातार छोटे छोटे जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास इनकम है उनके कंट्रीज को डेट क्रिएशन में फंसा रहा है। डेट जो ट्रैप डिप्लोमेसी है उसके अंतर्गत वो उनको फंसा रहा है। उसका सीधा एग्जाम्पल जो है श्रीलंका, आप देख सकते हैं रिसेंटली, कि मतलब उनको ऋण देके अपने जाल में फंसा रहा है, उनको कर्जा देके अपने जाल में फंसा रहा है चाइना। तो ये इसको हम बोलेंगे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण कूटनीति जो है, ऋण जाल कूटनीति ऐसा कह सकते हैं हम। और चाइना पूरी दुनिया के लिए जिस तरीके से उसकी जो पॉलिसीज हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफी चैलेंज है, रशिया और चाइना। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए, चीन के डोमिनेंस को कम करने के लिए इसमें चाइना को नहीं बुलाया गया। चाइना भी एक चैलेंज है। तो ऐसे कंडीशन में भारत की भी जरूरत है, क्योंकि भारत के भी अभी देखेंगे कि चाइना के साथ रिलेशन काफी टेंस हैं। इसलिए हम लोग अभी आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक में हमने क्वाड बनाए हैं, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया है, जापान भी है इसमें। और अभी हाल का जो आप देखेंगे कि आपने अभी सुना होगा IPEF, ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें, साथ में ऑकुस। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना और रशिया का जो चैलेंज है, चीन के डिस्प्यूट यूएसए के साथ चल रहे हैं, जापान के साथ है, भारत के साथ उसकी तनातनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि मुख्य उद्देश्य जो था G7 कंट्रीज का वो ये भी था। और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया जो दोनों हैं, ये काफी ज्यादा जनसंख्या में है, इन दोनों की काफी लार्जेस्ट GDP है, लेकिन ये दोनों इस ग्रुप में शामिल नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ये है कि जो G7 कंट्रीज हैं, उन्होंने जो स्पेशल निमंत्रण जिनको दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था, ऐसे जो पार्टनर कंट्रीज थे, जैसे कि मैंने आपको बताया सेनेगल है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया है, इनके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट इशू किया गया। उस स्टेटमेंट का नाम है रिजिलिएंट डेमोक्रेसीज। रिजिलिएंट डेमोक्रेसीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिजिलिएंट डेमोक्रेसीज। तो जो रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट इशू किया गया। ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसके आगे कि भारत जो है, मैंने आपको बताया भारत जो है, भारत की जो बढ़ती भागीदारी है, मतलब पार्टिसिपेशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कब?
पूरी दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है। मतलब एक यूनिपोलर होता है जिसमें पूरी दुनिया किसी एक कंट्री ही एक पावर होता है, यूनिपोलर। बाईपोलर का मतलब होता है वो एक ध्रुवी होता है। ये द्विध्रुवी का मतलब होता है कि जब दो पावर होती हैं तो उसे हम द्विध्रुवी कहते हैं या बाईपोलर कहते हैं इंग्लिश में। मल्टीपोलर का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया में काफी देश जो होते हैं, 4-5 कंट्रीज होते हैं कम से कम, वो शक्तियां रखते हैं, पावर रखते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है पूरी दुनिया बढ़ रही है, भारत उसको सपोर्ट करता है। तो भारत की भागीदारी या भारत का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है G7 में, क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे का? क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, क्योंकि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत पूरी दुनिया के लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकता है। भारत के अंदर वो पोटेंशियल है। इंडिया एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी के टर्म्स में देखेंगे 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और मैं तो ये कहूंगा कि G7 और G20 के बीच में अगर आप देखेंगे कि जो G7 है और G20, इन दोनों के बीच की भारत एक कड़ी है, लिंक है, एक महत्वपूर्ण बात है। भारत की मैं भूमिका की बात कर रहा हूं। तो भारत जो है, अभी जैसे आपको पता होगा कि G20 का चेयरमैनशिप भारत के पास 2023 में है और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और भारत G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पर कभी डिस्कशन करेंगे कि J&K में हम क्यों G20 की मीटिंग जो है वहां कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का मीटिंग हो चुका था पहले, तो उसके बाद G7 का मीटिंग हुआ है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि हम कहीं ना कहीं ब्रिक्स के मेंबर हैं और G7 में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों मंच को हम यूज कर सकते हैं और ये दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम कर सकता है भारत। भारत की जो भूमिका है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और एक बात बताऊं आपको कि आज पूरी दुनिया में ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी है, जैसे लैंगिक समानता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, मैंने पहले क्या बताया, खाद्य सुरक्षा, जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता, इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, एनर्जी से रिलेटेड क्राइसिस है, टेररिज्म, हेल्थ इश्यूज। आपने देखा होगा कोविड के समय जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से कोलैप्स हो गया और पूरी दुनिया में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उनका सॉल्यूशन भारत के बिना नहीं हो सकता है। ये यहां समझने की जरूरत है, इसलिए हम लोग G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पश्चिम के सामने चाइना और रशिया चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज बन के उभरे हैं, चीन और रशिया। तो भारत उनकी जरूरत है। भारत, एक बात मैं और आपको बताऊं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर के जो इनवाइटी जो भी कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, भारत उनको लीड कर रहा है। भारत कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है। ये बात आपको समझनी होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताने जा रहा हूं कि इंडिया ने G7 कंट्रीज की मीटिंग में क्या क्या बातें रखी, क्या अपना पक्ष रखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है वो लगातार G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भारत एक ऐसा देश है आज जो पूरे विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी क्राइसिस हो, तो भारत कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो कि पूरी दुनिया के सामने जो भी चैलेंजेस हैं, भारत उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उनको उन चैलेंजेस को फेस करने में। जो है भारत का जो पक्ष है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेके है, बहुध्रुवी विश्व को लेके है कि जो विश्व होना चाहिए, वर्ल्ड होना चाहिए, वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इंडिया जो है उसकी जो एंगेजमेंट है G7 के साथ में,
इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है, भारत ने जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो बैलेंसिंग एक्ट की पॉलिसी बनाई हुई है कि कैसे हम ब्रिक्स के साथ में भी हैं, G7 में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम रशिया को भी अपोज नहीं कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत की एक अच्छी डिप्लोमेसी है और हम अपने डिसीजंस जिस प्रकार से ले रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा कि इंडिया ने यहाँ पे एक जो रेजिलेंट डेमोक्रेसीज को लेके एक जो स्टेटमेंट आया था G7 मीटिंग में, उसमें इंडिया ने साइन किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस G7 की मीटिंग में जो यूक्रेन का मुद्दा है, यूक्रेन का जो इश्यू है, इंडिया की जो पोजीशन उसमें वो वेल नोन है, सबको पता है कि भारत ने कहा है कि ये समस्या जो है वो डायलॉग प्रोसेस से ही सॉल्व की जा सकती है। मोदी जी ने एक बात यहाँ पे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट की कि जो पुअर शुड हैव इक्वल राइट्स टू एनर्जी, मतलब ऊर्जा के ऊपर सभी देशों का एक जैसा अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे कही कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का जो टैलेंट है, राइट, उसको यूज़ किया जाना चाहिए G7 कंट्रीज़ के लिए। जो रशिया है, राइट, रशिया के ऊपर यहाँ पे जो सैंक्शन है वो काफ़ी मजबूत किए गए हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर पहले से प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है। रशिया जैसे कि जो अपना ऑयल है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता है, उस पर सैंक्शन लगाए गए हैं। इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकता है? वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करेगा तो उसको फाइनेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा, और कहीं ना कहीं रशिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको काफ़ी कमज़ोर करना है, ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है, इसलिए उसके ऑयल इंपोर्ट्स पे सैंक्शन लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो रशियन गोल्ड कह सकते हैं रिजर्व है, या रशियन जो गोल्ड है उसके जो रिजर्व है रशिया में, उसके एक्सपोर्ट पे भी जो है वो बैन कर दिया गया है। और आपको ये जानना चाहिए कि जो रशिया है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब रशिया की जो इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है एनर्जी के बाद, आफ्टर एनर्जी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पे हम एक चर्चा और करेंगे, वो करेंगे क्लाइमेट क्लब को लेकर चर्चा करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है क्लाइमेट क्लब का? एम टू एस्टैब्लिश अ क्लाइमेट क्लब टू सपोर्ट द इफेक्टिव implementation of the Paris Agreement by accelerating climate action and increasing ambition। तो मतलब ये जो क्लाइमेट क्लब स्टैब्लिश किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका जो समझौता है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए क्लाइमेट क्लब की बात की गई है। ये डी कार्बोनाइज किया जाएगा पावर सेक्टर को बाय 2035। तो ये G7 में चर्चा के मुख्य बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। और G7 ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर हो वो रूल बेस्ड हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी की मनमानी ना हो। जैसे कि अभी रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, या चाइना अपनी मनमानी करता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो इंटरनेशनल ऑर्डर हो वो रूल बेस्ड हो। ये बात G7 कंट्रीज ने इसको प्रमोट करने की बात कही। करेंगे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं PGII। PGII का मतलब क्या है? पार्टनरशिप
for global infrastructure, partnership for global infrastructure, global infrastructure and investment, तो ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम PGII कहते हैं, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्विक संरचना एवं निवेश भागीदारी, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो ये जो PGII क्या है? ये इनिशिएटिव है, जो इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज का। आपको समझ में आया? PGII क्या है? एक ग्लोबल, ये G7 का इनिशिएटिव है, G7 कंट्रीज का। किसके लिए? फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स इन पुअर कंट्रीज, ठीक है, प्रोग्राम्स इन पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि PGII प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो है, ये PGII किसके लिए है? फॉर पुअर कंट्रीज, तो ये क्यों लाया गया है? ये इसलिए लाया गया है टू काउंटर चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, China's Belt and Road Initiative, ठीक। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए लाया गया है। तो अब आप बोलेंगे सर ये BRI क्या है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? PGII जो विकासशील देश है, जो गरीब देश हैं, राइट, उनकी जो बुनियादी अवसंरचना है, जो बेसिक उनकी आधारभूत ढांचा होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट, वहां पे जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उनमें ये क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, फिर से समझ लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सड़क की कमी है, ब्रिजेस की कमी है। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये इस स्कीम के द्वारा, G7 कंट्रीज का जो इनिशिएटिव है, इसके द्वारा फाइनेंस किया जाए। आपको समझ में आया? अब क्या ऑब्जेक्ट है इसका, उद्देश्य क्या है भाई, क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि चीन की एक BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो क्या कर रहा है? इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा, ये BRI क्या है? ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करता है। जो BRI प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है चाइना का।
और जो मिडिल इनकम लो इनकम कंट्रीज होते हैं उनको ये चाइना की अपनी कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है कि वह जो गरीब देश है उनको कर्जा देता है, उनको डेट ट्रैप में फांस लेता है, जिसे हम बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण जाल कूटनीति। तो पैसा देके वो कंट्रीज जो है फंस जाते हैं और फिर ऐसे में जो है ये अभी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका श्रीलंका, कि श्रीलंका किस तरीके से चाइना के ऋण जाल में फंस गया है और उसके क्या हालात हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए लाया गया ये प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव, जिससे कि ये जो छोटे देश हैं या गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें इसके लिए $600 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना लाया गया? $600 बिलियन, $600 बिलियन आपको अमाउंट ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस किया। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको डिस्कस किया गया है, पहली बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाया गया है। इससे पहले जून 2021 में एक और जो है इनिशिएटिव जो कि G7 का मीटिंग था वहां पे ये लाया गया था और उसका नाम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ये जून 2021 की जो मीटिंग थी जो कि G7 में हुआ था, तब ये इनिशिएटिव लाया गया था। तो ये पहले से अनाउंस था, अभी इस नाम से इसको प्रोजेक्ट किया गया है या इसके नाम से इसको घोषणा की गई है, उसका डिक्लेरेशन किया गया है, लेकिन पहले ये था। इसमें मैं बताना चाहूंगा कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है, सिर्फ अनाउंस किया गया था। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं कि PGII क्या है, तो PGII जो है, अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में लाए जाएंगे, उनके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ये BRI को काउंटर करने के लिए। इससे रिलेटेड पहले क्या लाया गया था जून 2021 G7 के समिट में? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ये क्या काम करेगा? ये जो रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो जो बुनियादी ढांचा है किसी भी कंट्री में, उसको बनाया जाए। क्या उद्देश्य है इसका? तो ऑब्जेक्ट क्या है मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन कितना धनराशि, कितना पैसा, कितना होगा? $600 बिलियन। और ये आपको बताऊं बाय 2027, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, बाय 2027, नेक्स्ट 5 इयर्स ये क्या होगा? ये एक गेम चेंजिंग कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होगा, टू डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज के लिए होगा, कि आपको ध्यान रखना है। अब ये इनिशिएटिव जो काम करेगा, ये जो मैंने इनिशिएटिव आपको बताया है जो कि G7 कंट्रीज के द्वारा लाया गया है, यहां पे आपको क्या समझना है? यहां पे जो पैसा दिया जाएगा ये कोई चैरिटी नहीं की जाएगी, ये कोई सहायता नहीं होगी, बल्कि यहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के अंदर जो भी देश पैसा देगा वो चैरिटी नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से दोनों देशों को फायदा होगा, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है उसको उसका रिटर्न मिलेगा, और जिसके यहां लगाया जा रहा है उसके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा।
अगले 5 सालों में 2027 तक। तो ये जो $600 बिलियन का जो एक टारगेट रखा गया है, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में, इसके 4 पिलर हैं, मतलब 4 जगह ये पैसा लगाया जाएगा। ये जो मनी $600 बिलियन है, कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, मतलब कौन से एरियाज हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके 4 पिलर, इसके जो हैं 4 पिलर हैं, 4 पिलर, ठीक है। पहला जो पिलर है इसका, राइट, वो है क्लाइमेट क्राइसिस एंड ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, जलवायु संकट एवं ऊर्जा सुरक्षा, इसके लिए खर्चा किया जाए। इसमें डीकार्बोनाइजेशन भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं, जिसमें 5G 6G टेक्नोलॉजी पे काम होगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहां पे एनर्जी सप्लाई चेन्स पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत एनर्जी सप्लाई पे भी फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबल हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज कोविड-19 में आपने देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने से कितनी समस्याएं हैं। और इसका चौथा जो पिलर है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है और इक्विटी से रिलेटेड है, मतलब लैंगिक समानता की बात की गई। लैंगिक समानता का मतलब क्या होता है कि बच्चों की देखभाल के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वुमेन्स का जितना पार्टिसिपेशन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाएगा जिससे कि पूरी सोसाइटी में, डेवलपिंग कंट्रीज में लैंगिक जो समानता है वो बढ़े, या जो जेंडर इक्वालिटी है वो बढ़े। इस पर फोकस किया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी पे। हम चर्चा कर रहे हैं किस पर? हम चर्चा जो कर रहे हैं वो G7 के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव मैंने आपको बताया है, ये इनिशिएटिव जब डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा खर्च किया जाएगा तो वहां प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फायदा होगा। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है वो कह सकते हैं, गैप जो है, जो अभी गैप बना हुआ है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, तो इससे उन देशों को फायदा होने वाला ही है। वहाँ के आर्थिक विकास बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। और जब वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ में मदद मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि गरीब देशों को जिस तरीके से चाइना अपने कब्जे में कर लेता है, डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत कर्ज में फंसा देता है। श्रीलंका, मैंने आपको बताया कि श्रीलंका को उन्होंने हम्बनटोटा प्रोजेक्ट उनका था, हम्बनटोटा में चाइना का प्रोजेक्ट था। तो जब श्रीलंका ने पैसा नहीं लौटा पाया तो ऐसी कंडीशन में वहां पे 99 ईयर्स के लिए जो है चाइना को लीज पे देना पड़ा। तो आज श्रीलंका की जो हालत है वो चाइना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो मैं प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस किया है, जो इनिशिएटिव डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं ये BRI जो है, जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, उसका ये अल्टरनेट है। अच्छा, BRI क्या होता है? BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। किसका प्रोजेक्ट है? चाइना का है। ये जो BRI प्रोजेक्ट है ये एक तरीके के मॉडर्न वर्जन है किसका? सिल्क रूट का। सिल्क रूट मतलब, सिल्क रूट जो है पुराना एक रूट था। आज जो BRI प्रोजेक्ट है उसका मॉडर्न एक वर्जन है सिल्क रूट का। इसमें क्या चाइना ने क्या डिसाइड किया है इस BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाएगा। स्पेशली ये कनेक्टिविटी का
प्रोजेक्ट है चाइना का, BRI प्रोजेक्ट, जिसमें साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका इसमें शामिल है। पहले इस केबल जो है साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी के साथ स्टार्ट किया गया था, लेकिन आज इसमें उन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, जिसके तहत आज श्रीलंका परेशान है, छोटे छोटे काफी देश परेशान हैं, तो इसीलिए आज ये जो यहाँ पे जो G7 के द्वारा जो इनिशिएटिव लाया गया है, तो थोड़ा सा हम डिफरेंस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में काम भी आएगा, कि जो G7 के द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, PGII और BRI में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि एक CPEC को हम समझते हैं पहले, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत ने, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कश्मीर से होकर निकलता है, कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो भारत ने इसको अपोज किया है और कहीं भी भारत जो है BRI को सपोर्ट नहीं करता है, उसके विरोध में है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस इनिशिएटिव की बात की जो की गई है वो भी कहीं उसी तरीके से ना हो जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे जो BRI का प्रोजेक्ट है और जो PGII है, दोनों को हम समझेंगे। तो इसको हम थोड़ा बोर्ड पे आपको लिख के बताते हैं। अभी हम आपको BRI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और PGII के बारे में आपको हम दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम BRI की बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो ये क्या है, ये रोड और जो मैरीन नेटवर्क है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। क्या, रोड हो गया, प्लस या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड मैरीन नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ये क्या है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। BRI किसका है, चाइना का है। इसमें क्या शामिल है, रोड और समुद्र के द्वारा जो जल मार्ग है उनका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या क्या कनेक्ट होता है, एशिया, अफ्रीका, उसके साथ साथ यूरोप, लैटिन अमेरिका। ठीक है, क्या होता है, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ठीक है। अब हम इधर की बात करते हैं, इसमें क्या कवर होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये मेनली जो है ये एक वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड है, जिसमें क्या फोकस किया गया है, किन कंट्रीज को फोकस किया गया है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। क्या लिखेंगे, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को फोकस किया गया है। ठीक है, पहली बात तो हमने ये समझ ली, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अगली हम बात करेंगे कि ये मेनली किस पे बेस्ड है, इसमें हम देखेंगे कोयले पे। इसकी बात करेंगे तो यहां पे बात की गई ग्रीन एनर्जी की बात की गई, ग्रीन एनर्जी की बात की गई।
तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा इस पॉइंट में अगर हम बात करें, दूसरा हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे जो है ये चाइनीज गवर्नमेंट इसमें शामिल है। चाइनीज यहाँ पे गवर्नमेंट शामिल है, चाइनीज गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है। एक सबसे खास बात। उसके बाद देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वीआरआई के तहत काम किया जाता है तो यहाँ पे चाइनीज कंपनीज ही आती हैं और उनका ही लेबर आता है। सबसे खास बात है, चौथे पॉइंट पे आप नोट कर लेना, चाइनीज कंपनीज एंड लेबर्स वही अपने वीआरआई प्रोजेक्ट में वही होता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे हम बताएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है ऐसा, इस टाइप का कोई प्रोविजन नहीं। और एक सबसे खास बात है कि यहाँ पे चाइना की जो पॉलिसी है वो क्या है कि चाइना कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है डेट ट्रैप पॉलिसी में या डिप्लोमेसी में उसको फास्ट लेता है, जैसे श्रीलंका है। तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब जो वीआरआई प्रोजेक्ट है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन अगर हम पीजीआईआई की बात करेंगे तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ जो ग्रांट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत नहीं होगा, मीन्स नो डेट ट्रैप। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आया होगा। एक सबसे बेसिक अंतर क्या है, अगर हम अमाउंट को लेके चलते हैं तो यहाँ पे अमाउंट 1.2 एंड 1.3 ट्रिलियन तक है। देखिए आप, ट्रिलियन, यहाँ ट्रिलियन तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे इसका जो अमाउंट है वो $600 बिलियन है, $600 बिलियन तक है। तो इसमें अमाउंट काफी कम है। अब बीआरआई के तहत अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की पोजीशन की बात करते हैं, तो भारत ने बीआरआई को सपोर्ट नहीं किया है। भारत बीआरआई के फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलते हैं, तो भारत की सॉवरेनिटी को खतरा है। भारत से पूछा नहीं गया क्योंकि भारत का इंटीग्रल पार्ट है वो, तो भारत उसको क्या करता है, अपोज करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो भारत बीआरआई से बाहर है। लेकिन इसकी बात अगर हम करेंगे तो इंडिया क्या है, इंडिया इसके सपोर्ट में है, इंडिया इसके सपोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका हुआ होगा कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो इस तरीके से जो है ये जो मैंने चीजें आपको समझाई हैं अभी, ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपको पीजीआईआई का, ठीक है, इसका और साथ में जो बीआरआई का है, ये आपको दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है और जो बीआरआई है, इन दोनों का आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए और इनके डिफरेंस को लिखिए। और डिफरेंस ही आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा पीजीआईआई क्या है। तो उसी के साथ मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से जो मैंने चीजें आपको समझाई आपको निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।